लिए हमारे बीच माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री से कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष सिंह जी व हमारे मीडिया के प्रभारी सामान्य राजेश सिंह जी व उपस्थित मेरे सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से उपस्थित सभी मेरे सामान्य पत्रकार भाइयों, माननीय मोदी जी के इस तीसरे कार्यकाल के पूर्व का बजट जो माननीय मोदी जी का मिशन है कि 2047 में हम इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, दुनिया के एक नंबर का राष्ट्र बनाएंगे और आने वाले 2026-27 में दुनिया का इसको तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को बनाएंगे। उस ओर ये बजट उन बातों को ध्यान में रख करके यह बजट सरकार के द्वारा लाया गया है। ये बजट जो है हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर इनके साथ साथ इस बात का बजट जो है ये ज्ञान के क्षेत्र में भी हम कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं, इन सबको ध्यान में रख करके यह बजट आया। इस बजट में सबसे बड़ी बात इस बार जो मध्यम वर्गीय जो देश के निर्माण में जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहता है, ऐसे उन मध्यम वर्गीयों को भी विशेष ध्यान रखा गया। 2014 में 2 लाख तक का इनकम पर टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन जब मोदी जी आए 2014 में 2014 में उन्होंने 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया। फिर 2000 उसके बाद उन्होंने इसको बढ़ा के 5 लाख किया। फिर 2019 में इसको 19 में 5 लाख किया, 2023 में 7 लाख किए और अभी 2025-26 के बजट में इसे बढ़ा करके 12 लाख किया। ये एक बहुत ही मध्यम वर्गीय के लिए एक विशेष राहत देने वाला बजट है। इस बजट में हमारे जो 1 लाख रुपए तक का इनकम जो प्राप्त कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी है, वो साल में 12,75,000 रुपए भी जो प्राप्त कर रहे हैं तनख्वाह, उनको भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। इस प्रकार से इस बजट की विशेषता यह है कि नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपए का लाभ मिलेगा। 16 लाख तक के करदाता इनकम वालों को 50 लाख का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से 18 लाख तक के आय वालों को 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा और इसी प्रकार से 20 लाख तक के आय करने वालों को 90,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। 25 लाख वार्षिक आय वालों को 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। वह 50 लाख तक के आय वालों को 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। और 25 वालों को भी 1,10,000 लाभ मिलेगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी राहत देकर के भारत सरकार ने मध्यम वर्गीयों का दिल भी जीता है और देश के निर्माण में उनका अभूतपूर्व जो सहयोग प्राप्त होगा वो पूरी क्षमता से मिले
उसको ध्यान में रख करके बजट लाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई। इसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में इस योजना के अंतर्गत कम उत्पादक, मध्यम फसल, सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। तुअर, उड़द, मसूर विशेष ध्यान देते हुए 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेंगे। इसी प्रकार से इसमें उत्पादकता में सुधार, घरेलू दाल उत्पादन, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल बीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जहां पर जैसी जलवायु हो उस प्रकार से उनको बीज प्रदान करके उसका उत्पादन दलहन को भी बढ़ा सके। किसान क्रेडिट कार्ड KCC 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण के लिए जो KCC ऋण कार्ड जो देते थे, अभी उसमें 3 लाख का एक प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक की सरकार ने किया है। यह हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी लाभ की बात होगी। राज्य के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो लेकिन अनिवार्य न हो। 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा। शहरी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी जिससे उनकी आय में सुधार हो सके, उन्हें स्थायी आजीविका मिल सके और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। सरकार गिग वर्क पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग वर्करों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है। सरकार बैंकों को निजी निवेश को योगदान से एक निश्चित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे अगले 5 वर्ष में वह 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। जिसमें हमारे जो छोटे उद्योग हैं, MSME के जो छोटे उद्योग हैं, उनको जो 5 करोड़ तक के हुए तो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ तक और आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ तक का इसमें सहायता प्रदान करेगी सरकार। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए व अच्छी तरह से संचालित निर्यात MSME के लिए 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण। पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार उत्पन्न हो उसके लिए भी सरकार ने 50 ऐसे नए पर्यटन स्थल का रोजगार आधारित विकसित
विकास को चुनौती मोड़ में के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। गहन कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन करना, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध करना, प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शनी एवं संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करना, सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधाएं शुरू करना। यह है पर्यटन की। MSME को उच्च दक्षता तकनीक उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए सभी MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है। इसमें भी संशोधन करके सरकार ने, जिससे अनिश्चितता और व्यापार का लागत बढ़ जाती है, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में सरकार ने अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की। रोगियों को विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालीन बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवन रक्षक औषधि को मूल सीमा शुल्क BCD से पूर्ण छूट वाली औषधि की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया। ये बहुत बड़ा सरकार का उन बीमारग्रस्त लोगों के लिए है। कैंसर और जैसी स्थायी बीमारियां हैं जिसके लंबे समय तक चलता है, उसके लिए सरकार ने उसमें से करके पूरा मुक्त करके उनको कम राशि में दवा उपलब्ध हो, ये जो बजट में प्रावधान किया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सरकार ने 6 जीवन रक्षक दवाओं को भी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जिन पर 5% की रियायत सीमा शुल्क लगेगा। उपरोक्त दवाओं के विनिर्माण के लिए थोक दवाओं पर भी क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू होगा। बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। जैसे कि जो भी कर आया है उसका डिटेल्स अभी बजट सत्र चलेगा, उसका पूर्ण रूप से डिटेल जो है वो भी आ जाएगा, जिससे करदाताओं को और अन्य लोगों को सहूलियत मिल जाए क्या क्या हमको डिटेल्स आगे करना। कृषि विकास और ग्रामीण विकास में सुधार, मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि मखाना मूलतः बिहार में पैदा होता है, उसके लिए बोर्ड गठित करके उसको और अच्छे से और उनके किसान जुड़े हुए उनको लाभ प्रदान करना। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया जाएगा। अच्छे बीज, उसके लिए राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करके अच्छे बीजों को मदद करके किसानों को दिलाएगा। कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू करेंगे। इसी प्रकार से असम के नाम रूप में भारत को 7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एक नया असम वहां पर संयंत्र में यूरिया का स्थापित किया जाएगा। एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। विश्वकर्मा नए उद्यमियों, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह MSME और बड़े व्यापारिक संगठनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उद्यमिता, MSME और रोजगार, सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए
5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ एक नया फंड स्थापित किया जाएगा। महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के पहली बार में उद्यमी बनने वालों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उनके लिए नई एक उद्यमी नीति भी बनाई जाए, शुरू की जाए। इससे अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए भी फोकस उत्पादन योजना लागू किया जाएगा। इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होना और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम। यह योजना देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों एवं 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल लैब स्थापित की जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत नेट ग्रामीण क्षेत्र के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। आपने भारत सरकार के मतलब यह है हम एक स्मार्ट क्लास एक प्रकार से बनाए, वहाँ पर भी कंप्यूटर, टीवी ऐसा करके बच्चों को हम आज के आधुनिक आधारों को शिक्षा गाँव में भी प्राप्त करेंगे। भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के पुस्तकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए नई पहल भी शुरू की जाएगी। शुरू किए गए 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2014 के बाद 6,500 और अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख 100% बढ़ाई गई है। मतलब पहले 65,000 था, जिसको बढ़ा करके हमने 1,35,000। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। अगले वर्ष, ये बहुत बड़ी बात है कि अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएगी और आने वाले 5 साल में पूरे भारत में 75,000 सीट और बढ़ाई जाएगी मेडिकल की, जिससे जो हमारे डॉक्टरों की संख्या तो हम अपने देश में मरीजों को और अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पताल में डे केयर, इसको हम सब लोग ध्यान रखें कि अगले 3 वर्ष में सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब देश के सभी जिला हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा। 25-26 में हम ऐसे 200 जिले में कर लेंगे और आने वाले में देश 5 साल में पूरे जिले में स्थापित करेंगे। शहरी आजीविका और शहरी विकास, पीएम स्वनिधि का पुनर्गठन किया जाए या बैंकों में ऋण में 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष जुलाई के बजट में विकास केंद्र के रूप में शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए योजना की घोषणा की गई है। आपने कहा कि भारत तीसरी शक्ति बनेगा, तो क्या जब तीसरी शक्ति बनेगा जो 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में अनाज बांट रहे हैं वो बंद कर देंगे? नहीं, देखिए हम उन लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए कोरोना के टाइम से आपको ध्यान होना चाहिए, कोरोना के कारण दुनिया के सारे बड़े से बड़े देश के लोग की आर्थिक जीडीपी उनका गिरा, आर्थिक जो गति थी उनकी बढ़ने को धीरे हुई। लेकिन हमारे भारत सरकार की, हमारे मोदी जी की नीतियों के कारण हमारा जीडीपी कभी घटा नहीं, लगातार बढ़ा। दुनिया के हमने अन्य देशों की तरह हमारा देश का जीडीपी बढ़ा है और यही देख करके पूरा दुनिया हतप्रभ है कि भारत की आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। और आपने जो कहा उन गरीबों को भी हमारा हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए माननीय आप पत्रकार महोदय हमारी बात सुने, हमारी बात सुने। भारत सरकार ने, हमारे मोदी जी ने तय किया कि जिन गरीबों को हमने कोरोना के समय 5 किलो राशन फ्री दे रहे थे उन गरीबों को 2028 तक देते रहेंगे। बजट में पत्रकारों के लिए कुछ था तो आप बताइए। अरे उसके लिए तो मैंने घोषित किया है। भैया अनूपपुर नगर की सबसे ज्वलंत समस्या अनूपपुर की रेलवे फाटक है जिसमें फ्लाईओवर बन रहा है। आपने दौरा किया था तो आपसे कहा था कि फरवरी 24 में हम इसको बना देंगे। रेलवे के ठेकेदार ने 3 मजदूर लगाकर अभी वो रेलवे का काम कर रहे हैं। उसके एक समिति बनाई जाए जिससे कि वो अपने समय सीमा जो उन्होंने दी है 25 जून में वो पूरी हो सके। अनूपपुर की सबसे बड़ी समस्या 2 साल लेट चल रही है कि क्या है ये अनूपपुर के लिए सीएम साहब ने घोषणा की कि टीका भवन हर समिति मंदिर देंगे। अरे जवाब तो जाने टीका भवन अरे तो क्या बनाएंगे, क्या अगर होगा तो बोल रहे आप आप बोलने दीजिए। एक मिनट, अरे सुनिए, जैसे हम कह सकते हैं चाहे का मामला हो, चाहे उमरिया से सड़क का मामला हो, ऐसे कई जगह मिल जाते हैं जिनको बार-बार सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। ठेकेदार के कारण हुआ है ये स्थिति और उसके लिए हम लगातार दबाव बना रहे हैं ठेकेदार के ऊपर प्रशासन के माध्यम से और बहुत जल्दी आपको बन करके तैयार होगा 25 में आपको। ठेकेदार कह रहा है 2026 को उद्घाटन करवाओ दिल्ली के पास। चलिए ठीक है, आपसे बात हुई होगी, धन्यवाद। आप क्या बोल रहे थे बताइए आप कैलाश जी क्या बोल रहे थे? अनूपपुर के लिए ही नहीं है, सुन लीजिए, मैं समझ गया। गीता भवन आप सुन लीजिए, मैं समझ गया। मैंने आपको पहले कहा आप खाली अनूपपुर में अटके हो, हम तो पूरा प्रदेश और देश की बात कर रहे हैं। सुनिए कैलाश सिंह अरे आप अपनी नजरिया चश्मा बदलिए, आप कैलाश सिंह चश्मा बदलिए। और मैं कहना चाहता हूँ बड़े विश्वास के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल में अनूपपुर जिला ही नहीं, अनूपपुर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का तकदीर और तस्वीर सब कुछ बदला है। ये मैं पूरे करके भाई साहब 2 मामले ऐसे बताए जिसमें 100 जिलों पे कार्रवाई मतलब विकास के कार्यों ने
कुछ 2 मामलों में आपने कहा था कि 100 जिले देश भर में छांटे जाएंगे, क्या उसमें अनूपपुर जिला शामिल है? आपने 100 आकांक्षी जिलों की बात कही थी। 17 दिन बाद भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बजट पे। 1 तारीख को नहीं 1 तारीख को बजट पेश हुआ है और इस बजट पे 17 दिन बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अभी भी अनूपपुर को क्या मिला या मध्य प्रदेश को मिला भाजपा ये नहीं बता पा रही है, तो ये समय कब तक बता पाएंगे अपन? गलत ढंग से अपनी बात को मत करके मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, मैं आपके मुंह पे नहीं डाल रहा। आपके बात के हिसाब से मैं आपके बात नहीं, मैं आपके मुंह पे डाल रहा हूं। यही कहूंगा, आप अपना समझिए, ये भारत सरकार कभी भी किसी भी एक पार्टिकुलर जिला का नाम लेकर नहीं, वो 100 जिलों की लिस्ट पे मैं पूछ रहा हूं, शामिल है कि नहीं है? 100 जिलों की लिस्ट, ऐसे 100 जिले को आकांक्षी जिले जहाँ पर संभावनाएं हैं, उनकी जलवायु, वहाँ का मिट्टी, उसके आधार पर जो करके सरकार ने रखा होगा, उस आधार पर उन जिलों को इसमें किया। तो कुछ में आपने देखा होगा तालाब का नाम लिया, उड़द का, मूंग का, ऐसे जिलों, तो उसका जहाँ भी संभावना हो उन जिलों पर करेगी सरकार का। और सरकार ने पूरे देश को ध्यान में रख करके और देश के पूरे 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके, और खासतौर से उसमें युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनको ध्यान में रख करके, और मध्यम वर्गीय जिनका बड़ा योगदान होता है, सबको ध्यान में रख करके देश का बजट बनाया है। और मैं कह सकता हूँ, जैसे हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि तीसरी महाशक्ति, ये बात उसको मालूम होना चाहिए कि अटल जी ने 2004 में इस देश को 11वें नंबर पे लाया था आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया के पटल पर, जो काफी पिछड़ा हुआ। कहने के लिए बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बड़े अर्थशास्त्री भी थे, लेकिन वो 11वें नंबर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए कि देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ा पाए। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज दुनिया में हम 5वें नंबर के आर्थिक शक्ति के रूप में है, और बहुत जल्दी, जैसा कि मैं कहा और हमारे मोदी जी स्वयं कह चुके मंचों से, आपने सुना होगा कि हम 2026 के अंतिम तक और 2027 के तब तिमाही में ही हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। और ये बात पूरा विश्व महसूस कर रहा है कि कोरोना के बाद पूरे देश का, पूरे विश्व का आर्थिक जीडीपी उनका डाउन हुआ, लेकिन भारत एक ऐसा देश था, युद्ध के समय भी जब रशिया का यूक्रेन युद्ध चल रहा, उस युद्ध के कारण तमाम यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे ऑयल का, डीजल का, पेट्रोल का ऐसे रेट है, वहाँ महंगाई चरम पर हुआ। लेकिन हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ा, डीजल पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, और ये आपको आश्चर्य होना चाहिए कि भारत सरकार की नीतियों के कारण, मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी की नीतियों के कारण आज भारत, हम डीजल पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं देशों को, जबकि हम उत्पादक देश नहीं है, लेकिन हम रसिया से कम रेट में लेकर के तमाम उन कंट्रियों को, यूरोपियन कंट्रियों को हम सप्लाई करके अपनी आर्थिक आमदनी बढ़ा। ध्यान रखा गया हर क्षेत्र में महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात रखी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड में तो 3 लाख तक का ही तो बढ़ा के 5 लाख किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, व हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, दवाओं के लिए, हर प्रकार से, हर किसी और ज्ञान के क्षेत्र में भी, जैसे कि मैंने कहा कि IIM हो, चाहे IT हो, चाहे हमारे मेडिकल में भी आने वाले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने की बात, ये बहुत बड़ी बात है भारत सरकार द्वारा, इन सब का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ये नया बजट जो हमारे माननीय मोदी जी के देखरेख में, उनके भावनाओं के अनुरूप, जो हमारे वित्त मंत्री श्रीमती
भैया जी के द्वारा रखा गया है, उसको लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मोदी जी को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने आकर आज प्रेस वार्ता को सफल किया, इसके लिए आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आने में मुझे शायद थोड़ा सा देर हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हवाई पट्टी क्या आपको बताते हुए मुझे खुशी है, हम बहुत जल्दी अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज अनूपपुर जिले में खोलेंगे और मुझे लग रहा है एक नहीं दो भी खुल सकता हूँ भविष्य में। 5 साल लगे चाहे 7 साल लगे, लेकिन अनूपपुर जिले में एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो महाविद्यालय है अमरकंटक में, तो चूंकि वो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी होने के कारण उसके सारे विधाओं का उन्हें अपने शुरू करना ही है। तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, सारी विधाओं का शुरू होगा, समय लगेगा लेकिन उससे भी प्राप्त होगा। और राज्य सरकार के द्वारा भी मैं भी खुद भी लगा हुआ हूँ कि बिजली उत्पन्न कहीं से भी, क्योंकि हमारे पास पैसा पर्याप्त है बिजली नगर पालिका में, उस पैसे का सदुपयोग उसके लिए हम ज्वाइंट वेंचर में खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लगे हुए हैं। हम लगातार कलेक्टर से व अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो पहले नगरीय विकास के पीएस थे, वर्तमान में हमारे संभाग के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनका अपने अपने विधानसभा का क्या उनका आइकॉन है, किस उनका रोडमैप क्या है विकास के लिए, उसके लिए मंडलोई जी को एसीएस के रूप में उन्हें यहाँ पर किया है, अधिकृत किया है कि आप लगातार महीना 2 महीना में बैठ करके बात करें। तो मैं अपने एसीएस मंडलोई जी से भी इस मामले में बात किया हूँ कि अगर कोई ड्राफ्ट तैयार है मध्य प्रदेश सरकार के पास या भारत सरकार के पास भी कोई ड्राफ्ट है, जैसा अडानी जी के द्वारा किया, वो ड्राफ्ट को भी मंगा करके हमको उपलब्ध कराए, जिससे कि उस दिशा में हम बढ़ करके एक मेडिकल कॉलेज बिजली से कोतमा के बीच में इस जिले को देख सके, ज्वाइंट वेंचर में डीपी बोर्ड में। ये हमारा पूरा ये मेडिकल कॉलेज बिजली नगर पालिका हवाई पट्टी के लिए भी हमारी कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है और दुर्गा के आसपास कई को 2-3 जमीनें बताया है, 110 हेक्टेयर 111 हेक्टेयर की भूमि वो भी अपने का आरक्षित कर देंगे, उसको भी हवाई पट्टी घोषणा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के ये घोषणा है, तो आप भरोसा रखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी घोषणा उसको पूरा करेंगे। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बिजली नगर पालिका संचालित करेगी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, इसीलिए नहीं, पैसा तो बिजली नगर पालिका का है ना, पीपी मोड पे वही आएगी। नहीं, वो ज्वाइंट वेंचर की बात करो अलग, जो कौन पैसा और जिले के लिए ये भी अनूपपुर कोई बिजली जिला से बाहर नहीं है, नहीं जिले के अंदर भी। और फिर देखिए आज की तारीख कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में कोतवा भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा आपसे, आपसे मेरी बात सुन लें, मेरी बात आपने सुना नहीं लगता, मैंने कहा कि हमारे कंटक में हमारे पास सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है और उससे भी एक मेडिकल कॉलेज आएगा, 2 तो आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनूपपुर घोषणा की थी, आईजीएमटी अमरकंटक का जो भी घोषणा है उसको हम पूरा करेंगे। जमीन का चयन अभी तक नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, चिंता मत करिए। जो भी घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम जो कहते हैं वो करते हैं बस। जमीन चयन उसके बाद आगे नो आर्गुमेंट, नो कमेंट और कुछ हो गया। धन्यवाद। एक सवाल है, आपने कहा देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा बिल्कुल 2047 में। नहीं, मोदी जी ने साफ कहा है, अभी आपने सुना होगा कि 2026 के एंड और 2027 के शुरुआत में हमारा भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगी, बनी जाएगी। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, भारत सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान बजट में 185 लाख करोड़ का कर्ज है भारत सरकार पर।
फिर ऐसे में तीसरी आर्थिक शक्ति देश को बनाने के लिए आपके पास मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना ज्ञान को बढ़ाएं। जो विकसित देश है, अमेरिका है, जर्मन है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, उनका भी कर्ज देख लेना कितना उनसे बहुत। दुनिया के हर देश कर्ज लेते हैं, कर्ज लेकर के भी पीना, रेवड़ी बांटना, वो एक मिनट मेरी बात सुन ले आप। कर्ज लेकर के घी पीना, रेवड़ी बांटना वो गलत है, लेकिन कर्ज लेकर के डेवलपमेंट का काम करना, विकास के काम करना, उससे आय अर्जित करना, ये हर कोई करता है। उद्योगपति भी करते हैं, सरकारी भी करते हैं, पूरी दुनिया चलता है। आज आप देखेंगे हमारी जितनी जनसंख्या संकीर्ण ढांचे के आधार पर पूरा दुनिया चला, हमारी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर देखेंगे अमेरिका कुल 34-35 करोड़, लेकिन अमेरिका जो विकसित देश कहलाता है उसका कर्ज अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद अमेरिका की भी वो हालत होने वाली है जो कुछ दिन पहले। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर रेवड़ी बांट रही है? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार, हम आपको पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हम कर्ज ले रहे और लेंगे भी। हमारी जो सीमा होती है, हर राष्ट्र की, हर प्रदेश की एक कर्ज लेने की सीमा होती है जो भारत सरकार के द्वारा एक दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा सीमा से नहीं ले सकते। हम उस सीमा के अंदर है, भारत सरकार भी और मध्य प्रदेश भी। हर सरकार की, क्या देश की सरकार का, दुनिया के जो है विश्व बैंक वो तय करता है, प्रदेशों के लिए भारत सरकार तय करती है कौन सा राष्ट्र करेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज तो हम भारत सरकार की बात कर रहे थे, उसकी वजह की बात कर रहे थे, और भारत सरकार ने जो कर्ज लिए हैं अमेरिका और जापान और जर्मन से बहुत कम है।